साथियों, आज के लाइव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ज्यादातर हम लोग गुजराती में कार्यक्रम करते हैं, मगर ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु सिंह का जो प्रॉब्लम है ना, जो समस्या है, वो एक्चुअली नेशनल लेवल पर अभी ये उसकी लड़ाई चल रही है। तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे। तो क्या है कि हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं वहां पर हम ये वीडियो भेज सकेंगे। भी हम लोग गुजरात वाले भी उसको समर्थन करते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु सिंह को। तो ये आप सबको पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ये जॉब कर रहे थे। करीबन 14 साल उसने ये जॉब की। वो एडहॉक बेज ऊपर थे और अभी उसका जो इंटरव्यू लिया और उसमें उसने रिजेक्ट कर दिया और उसकी नौकरी छीन ली। मतलब तो ये तो आप सब लक्ष्मण यादव को तो जानते होंगे। लक्ष्मण यादव की वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में ओबीसी समाज में से आते हैं और ऐसे बोलते हैं बाबा साहेब और गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है वो पूरी तरह उसने स्वीकार किया है। और जो आम्बेडकरवाद के बारे में जो बोलते हैं और हमारे लोगों को जागरूक करते हैं, तो उसकी एक चैनल है लक्ष्मण यादव, उसमें भी और बार और सभी जो हमारे सोशल मीडिया वाले हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 5-6 साल से बहुत कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो शायद लक्ष्मण यादव का कहना वही है कि इसी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया है। तो ये हम उसका जो प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे। तो ये लक्ष्मण यादव के बारे में जो उसको जो नौकरी से निकाल दिया ना, तो हमारे जो सोशल मीडिया में जो जितनी भी हमारी चैनल है, तो सभी लोग को बहुत अचंभे में आ गए और उसका सबका सपोर्ट मिले। समझो ये नेशनल दस्तक वाले शंभू सिंह है, और यूपी बिहार में तो बहुत सारे ऐसे शहर है जहां पर ये उसको आवेदन पत्र भी दिया कि भाई नहीं, ये गलत हो रहा है। और आप सब ये सोशल मीडिया के जो हेडलाइन है वो देख रहे हैं। गुजरात के जो एमएलए है जिग्नेश मेवाणी, वो भी डॉक्टर रितु सिंह और लक्ष्मण यादव के समर्थन में वो दिल्ली गए और उसके साथ उसने अपनी समर्थन शेयर किया। तो लक्ष्मण यादव का ये भी कहना है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये सब विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे। विचार लक्ष्मण यादव का एक खुला आरोप है कि जो आरएसएस वाले हैं और संघ वाले हैं उसी को रखते हैं, सब बाकी को निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक है वो भी लक्ष्मण यादव के समर्थन में आए थे। अभी 2 दिन पहले आरजेडी के सांसद मनोज झा वो भी उसके समर्थन में आए थे, खुले तौर पर। तो ये लक्ष्मण यादव का कहना है कि भाई ये यूनिवर्सिटी है ना, ये संघ का अड्डा बना दिया है। जिग्नेश मेवाणी का भी वही कहना है। तो ये है डॉक्टर रितु सिंह। तो ये कोविड से पहले उसके वो जॉब कर रहे थे, तो उसको दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है दौलत राम कॉलेज, उसमें एडहॉक शिक्षक की तरफ वो जॉब कर रहे थे। कोविड के दौरान एक गवर्नमेंट का जीआर था कि किसी को निकालना नहीं है, मगर ये रितु सिंह को निकाल दिया और कोई नोटिस नहीं, कोई रीजन नहीं, वैसे ही निकाल दिया। क्योंकि कॉलेज में ये डॉक्टर रितु सिंह की बहुत लोकप्रिय हो रहे थे और जो हमारे जो स्टूडेंट है ओबीसी एससी एसटी के, उसमें उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी। तो ये दौलत राम कॉलेज में उसके प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, उसने उसकी बर्खास्त कर दिया। तो रितु सिंह का आपके देखा, तो ये
उसने कोर्ट में गए, तो कोर्ट में यूनिवर्सिटी ने कुछ विद्यार्थी 35 जो स्टूडेंट है उसका लेटर दिया कि ये रितु सिंह है वो पढ़ाती नहीं है अच्छी तरह। तो फिर वो लेटर जब रितु सिंह को मिला, उसके एडवोकेट को मिला, तो पता चला कि ये तो जो 35 नेम थे स्टूडेंट के नेम, वो तो कॉलेज में थे ही नहीं, मतलब कि उसको एक फर्जीवाड़ा किया, फ्रॉड किया। तो डॉक्टर रितु सिंह ने ये फौजदारी उसमें जो क्रिमिनल केस किया और एट्रोसिटी भी लगाई, एट्रोसिटी की उसमें जुगवाई थी, तो पुलिस तो एट्रोसिटी ले ही नहीं रही थी। तो डॉक्टर रितु सिंह ने हाईकोर्ट में जाकर वो एफआईआर दर्ज की और उसमें एफआईआर भी हो गई, चार्ज भी फ्रेम हुए, मगर ये प्रिंसिपल के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही, प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज के रजिस्ट्रार है, तो दोनों के विरुद्ध में ये सब कॉन्स्पिरेसी का केस डाला हुआ है। तो लास्ट 140 दिन से डॉक्टर रितु सिंह ये दिल्ली में धरना कर रही है। आप सब ये उसका जो तस्वीर देख रहे हैं, तो ये डॉक्टर रितु सिंह और लक्ष्मण यादव का जो मुद्दा है, हमारे बहुजन जितने भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उसमें पूरी तरह छाया हुआ है और सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसके समर्थन में आ रहे हैं। तो हम लोग गुजरात के लोग हैं, तो ये हमें ये सोचना है कि ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु सिंह की ये पर्सनल लड़ाई है या हम सब लोग ओबीसी एससी एसटी की हम सबकी लड़ाई है। क्योंकि आज जो लक्ष्मण यादव के साथ हुआ, कल ये हमारे बच्चों के भी साथ होगा ना। तो कुछ सवाल जो प्रश्न खड़े होते हैं कि ये अन्याय कब तक हम लोगों को सहन करना पड़ेगा। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, ये उसका आरोप है कि आरएसएस वाले कोई संघी हो उसको ये रखते हैं, क्या ये सत्य है? और रितु सिंह जो दलित समाज से है, शेड्यूल कास्ट की है, तो इसलिए उसको हेरेसमेंट किया जाता है, इसका शोषण किया जाए, अन्याय हो रहा है। तो हम लोगों को ये सोचना है। तो आज हमारे साथ दो वक्ता जुड़े हैं, माननीय केबी बाबरिया जो व्यवस्था परिवर्तन पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं और पैसे से वो तो अभी रिटायर्ड हुए, मगर वो कस्टम सुपरिटेंडेंट थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी जानकार है, तो ये भी है। और हमारे साथ है सतीश कोरी जी, जो बेसिकली वही अपना ज्यादा तो परिचय वो देंगे, वो यूपी से है, बिलोंग करते हैं, मगर गुजरात में भी पले बड़े हुए, महाराष्ट्र में भी पले बड़े हुए हैं और ये गुजराती भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं और हिंदी तो स्वाभाविक है को जानते ही है। तो इसलिए हम लोग आज ये कार्यक्रम हिंदी में ही रखेंगे। तो सबसे पहले मैं माननीय केबी बाबरिया से कहूंगा कि बाबरिया साहब, ये हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ ये अन्याय कब तक चलता रहेगा और ये क्यों हो रहा है? केबी बाबरिया। जय भीम, जय भीम साथियों। आज ये डॉक्टर रितु सिंह और लक्ष्मण यादव जो दिल्ली में प्रोफेसर थे, उसको ये लोगों ने, जो भाजपा वालों ने उसको निष्कासित कर दिया है, तो ये कब तक चलता रहेगा? इस सवाल का जवाब मैं चिमन भाई ये दे रहा हूं कि हमारी व्यवस्था जो ये बनी हुई है, उस व्यवस्था को, हमारा जो भागीदारी है उसको बचाने के लिए हमारे लोग जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमारे लोग विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन ये गूंगे बहरे हैं, ये एक दलाल की तरह बैठे हुए हैं। ये लोग बिल्कुल जो है वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये लोग एक ऐसे बोलो कि उसके गुलाम बन के, पार्टी के गुलाम बन के वो लोग काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे हक
अधिकार की रक्षा के लिए जिसको हमने वोट देके पार्लियामेंट में भेजा है, अपने विधानसभा में भेजा है, उसका ये काम है, उसका ये फर्ज बनता है कि हमारे जो हक है, हमारी जो भागीदारी है, हमारी जो हिस्सेदारी है, उसकी रक्षा करना चाहिए उसको। लेकिन ये रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये लोग जो है वो गूंगे बहरे होके बैठे हुए हैं और अपने जो धन दौलत कमाने का सिवाय उसको कोई रास्ता, उसके पास कोई काम नहीं और कोई काम करते नहीं है। तो ये काम जो है अभी हमको सामाजिक लेवल पे ही करना चाहिए, करना पड़ेगा। और एक सामाजिक लेवल पे जो काम जो है वो भी कोई अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए भी हमको एक मजबूत संगठन हमारे पास होना चाहिए। कहते थे कि गरीबों का, निर्धनों का, दबे कुचले लोगों का सबसे अगर कोई बड़ा हथियार है तो वो है संगठन। अगर उसके पास संगठन नहीं है तो वो लोग अपने अधिकार को कभी नहीं बचा सकते। तो जब हमारे दुश्मन देश पे शासन कर रहे हैं, ये ब्राह्मण बनिए इस देश पे शासन कर रहे हैं, मैं तो भाजपा वाले नहीं बोलता हूँ, मैं खुल्लम खुला बोलता हूँ कि ये नाम भाजपा है लेकिन शासन ब्राह्मण बनिए कर रहे हैं। वो शासन कभी कांग्रेस के नाम पे किया गया, कभी अभी भाजपा के नाम पे चल रहा है, और आगे भी समझो कि आम आदमी पार्टी हो तो सबके सब जो है ये ब्राह्मण बनिए लोग जो है ये लोग इस देश पे शासन कर रहे हैं। और उसकी नियति जो है, उसकी मानसिकता जो है वो बिल्कुल जातिवादी है। और वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये देश के 95% लोग जो है, बाकी लोग जो है उसको हिस्सेदारी मिले। ये लोग इतने कट्टर जातिवादी लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण बनियों का ही पे बना है, ब्राह्मण बनी देश में फूले फले, बाकी सब जो है उसके गुलाम बन के रहे। यही उसका एजेंडा है, यही एजेंडा ये लोग लागू कर रहे हैं। वो नाम अलग अलग है लेकिन काम उसका एक ही है कि इस देश में ब्राह्मण बनियों को जो है वो सबके ऊपर बिठा के रखना। वो चाहे वो यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर हो, प्रोफेसर हो, सुप्रीम कोर्ट में जज हो, या फिर जो है वो कंपनियों के नाम पे उसको बिठाना। लेकिन देश पे कब्जा जो है वो ये ब्राह्मण बनियों का है। और यही लोग जो है वो दूसरे लोगों को जो है हिस्सा देना नहीं चाहते, इसलिए षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के समय में देश के नौजवान सब जान रहे हैं कि ये पूरा षड्यंत्र ब्राह्मण बनिए कर रहे हैं। तो मैं हमारे लोगों को तो बोलूंगा ही कि आप लोग आवाज उठाओ, लेकिन साथ साथ ये ब्राह्मण बनिए को भी बोल रहा हूं कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप 5% हो इस देश के अंदर और बाकी की आबादी जो है वो 95% आबादी है। अगर 95% लोग आपको नफरत करना लगे, आपको घृणा करने लगे आपके तरफ, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो है इस देश के अंदर जो है वो ये लोग जो चैन से रहने भी नहीं देंगे। तो मैं एक गृह युद्ध इस देश के अंदर नहीं हो, ये देश के अंदर भाईचारा बना रहे, हमारी एकता बनी रहे, तो सभी को जो हिस्सेदारी जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको हिस्सेदारी दी है, तो वो हिस्सेदारी को ठीक से बांटना चाहिए। लेकिन ये भाजपा ये जो है वो बिल्कुल जातिवाद चला रही है और सिर्फ ब्राह्मण बनियों को ही हर जगह पे ऊपर रख रही है। लेकिन इस देश की जनता ये जाग रही है और इसको जो है ये इसके लिए उसको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देश के नौजवान बाकी जो है वो सब तैयार हो रहे हैं कि ये देश के अंदर ये लोग जातिवाद चला रहे हैं, सबको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो ये लंबा चलने वाला नहीं है चिमन भाई, ये संघर्ष होगा। हम लोग जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम में जो है वो हम IIM जो अहमदाबाद है
जहां ये लोग जो है ओबीसी एससी एसटी को एडमिशन नहीं दे रहे। पूरे भारत की जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां जो आईआईएम है वो सब में जो है वो एडमिशन मिल रहा है पीएचडी के अंदर ओबीसी एससी एसटी को, लेकिन ये गुजरात वाले नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये तो गुजरात का मॉडल है ना, ये तो ब्राह्मण बनियों का। तो ये मॉडल में जो ये लोग नहीं दे रहे, लेकिन वहां भी हम तालेबंदी करने जा रहे हैं कि आप कैसे नहीं दे, किसी के बाप का देश थोड़ा है। ये देश जो है वो सब लोगों का देश है, ये कोई एक दो जातियों का देश नहीं है। तो ये जातिवादी लोगों को अभी ये सोचना पड़ेगा। अरे नहीं सोचेंगे तो हम और मजबूर करेंगे तभी वो लोग सोचेंगे, वरना उसको जो है उसका जो है वो परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो जातिवाद चला रहे हैं ब्राह्मण बनिए, वो अपना जातिवाद बंद करें और सभी लोग जो है बाकी 95% लोग जो बचे हैं वो सबको हिस्सेदारी दे, ताकि ये हमारा भाईचारा बना रहे। इसमें मैं तो आरएसएस वाले को ले रहे हैं इसे, ये बात को भी मैं नहीं समर्थन करता हूं, क्योंकि ये लोग सिर्फ ब्राह्मण बनियों को ही ले रहे हैं। अगर आरएसएस वाले लेते तो कम से कम आरएसएस वाले लेते तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी एससी एसटी के जज चलो आरएसएस वाले हो, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के तो होने चाहिए ना। वहां ओबीसी एससी एसटी के नहीं है, तो आरएसएस मामला आरएसएस का नहीं है, वहां मामला ब्राह्मण बनियों का है। अगर आरएसएस का होता तो सभी समाज के लोग जो है उसको हिस्सेदारी मिलती, चाहे वो चलो वो आरएसएस वाले को ले, लेकिन वो आरएसएस वाले को भी नहीं ले रहे। अरे भाई आरएसएस वाले को लेते तो 54% ओबीसी को और जगह पे हिस्सेदारी मिलती, भले वो आरएसएस वाले को ले, लेकिन मामला आरएसएस वाले का नहीं है, मामला ओबीसी एससी एसटी का और अन्य जो लोग हैं उसका हिस्सा खाने का है। तो वो जो अपना ये जो वजूद बनाए रखना चाहते हैं, अपनी अपनी जो सुपरियरिटी जो हाई लेवल पे बनाए रखना चाहते हैं। आप सचिवालय देख लो, सबके सब सचिव कौन बैठे हैं दिल्ली में? सबके सब सचिव वही लोग बैठे हैं, जैसे कि उसके बाप का ये देश है, और उसमें हमारे लोग जो है वहां गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं। तो ये जो है इसकी लड़ाई हम संगठन से ही लड़ सकते हैं, और संगठन बनाने का हमारा काम जो है वो चालू है, और ये काम जैसे ही पूरा होगा हम इसके सामने हमारा संघर्ष चालू करेंगे। जीवन भाई। ओके ओके, थैंक यू बाबरिया साहब। हमारे साथ सतीश कोरी जी जुड़े हुए हैं। सतीश जी आपका ये माइक अनम्यूट कर दीजिए। ओके जय भीम सर। सतीश जी मैं आपको थोड़े से सवाल रखता हूँ। पहले तो आपका परिचय दीजिए, बाद में मैं आपको ये पूछता हूँ कि डॉक्टर रितु सिंह है, उसने एट्रोसिटी एक्ट के मुताबिक फरियाद की है, तो एक्ट के मुताबिक तो ये सविता जो उसके प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, उसकी तो एक धरपकड़ होनी चाहिए, मगर ये भी नहीं हुआ। उसने एससी कमीशन में भी ये मामला गया है, तो एससी कमीशन है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, दिल्ली पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। तो हमारे ओबीसी एससी एसटी को न्याय कैसे मिलेगा? जहां हम न्याय के लिए जाते हैं वहां भी हमारा कुछ कोई सुनता नहीं है। तो नीतू सिंह 140 दिन से ये धरना पर बैठी है, और ये लक्ष्मण यादव है, उसका भी ये कहना है कि ये नौकरी का सवाल नहीं है, ये न्याय का सवाल है। लक्ष्मण यादव का जो एकेडमिक स्कोर है वो 95-96 है, तो 50 स्कोर वाले को ले लिया, और जितने भी 14 साल से वो पढ़ा रहे हैं, तो 14 साल में यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो पढ़ के गए, तो लक्ष्मण यादव की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और ऐसा इनके बहुत अच्छा उसका जो कैरियर है। तो मतलब लक्ष्मण यादव का वही कहना है कि अगर वो जो लोग संघ में जुड़े हैं, संघ में जाते हैं, चाहे ओबीसी वाले भी हो, मगर वो संघ में जाएंगे तो कि संघ में जो हमारा ओबीसी एससी एसटी के लोग जाते हैं ना, वो हमारे नहीं रहते, उसकी आइडियोलॉजी तो खत्म हो जाती है ना, वो तो मानसिक रूप तौर से गुलाम हो जाता है। तो गुलाम हमारा कोई मानसिक गुलाम हमारा नेता होगा, अथवा तो हमारा ये हमारा नहीं रहता, उसका हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि वो नरेंद्र भाई मोदी वड़ा प्रधान है, वो ओबीसी है कहते हैं, मगर ओबीसी के लिए कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी तो ये हमारी ओबीसी की नहीं है ना,
गुजरात में मुख्यमंत्री से तो कभी नहीं बोले कि हम मैं ओबीसी हूँ। ये तो मत के लिए सिख और ओबीसी बनते हैं, मगर वो संघ तो आइडियोलॉजी तो संघ की है। वैसे ही ये लक्ष्मण यादव और रितु सिंह का क्या प्रॉब्लम है, आप सोशल मीडिया में जो हमारे चैनल चला रहे नीरज पटेल है और न्यूज वीक वाले है शंभू सिंह है, ये सब प्रोफेसर रतन लाल है, ये सब हमारे लोगों को जगाने के काम कर रहे हैं। तो सतीश जी, आपका परिचय दे और इस विषय में आपका क्या कहना है ये हमें बताइए। सतीश गौरी जी। धन्यवाद सर। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सतीश कोरी और पेशे से मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैं पला बड़ा मुंबई से और फिलहाल मैं विदेश में जॉब कर रहा हूँ। तो चिमन सर जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है और ये मैं भी काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। डॉक्टर रितु सिंह जी और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के बारे में रिसेंटली उन्हें जो है जॉब से निकाला गया और डॉक्टर रितु सिंह जी जो है वो तो ऑलरेडी मान लीजिए 6 महीने के करीब हो रहा है, वो उन्हें निकाला गया और वो धरना दे रही हैं और उनको उनके सपोर्ट में कई लोग आए, कई प्रोफेसर्स। एग्जाम्पल मैंने देखा कि प्रोफेसर रतन लाल जी वो खुद आके अपनी प्रतिक्रिया दिए और कई सारे लोग उन्हें बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं। और एक जन और है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने भी काफी एडवोकेट प्राचा है, महमूद हाँ प्राचा। एडवोकेट ब्राचा, राइट राइट राइट, हाँ सर। तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, वो हमेशा डॉक्टर रितु सिंह जी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो कंक्लूजन या फिर जो है जो सफलता मिलनी चाहिए थे वो अब तक मिली नहीं है। और अभी अभी हाल में जो हुआ वो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को निकाला गया। तो इसके पीछे का जो पहला कारण है जो मैं देखता हूँ, वैसे तो बाबरिया सर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफी सीनियर है सर, सर ने काफी कुछ देखा है और जो एक्सपीरियंस किए वो उन्होंने शेयर किया। बट सर जो पहले का एक्सपीरियंस है और जो रिसेंटली अगर हम एनालिसिस करें तो इसके पीछे आपका जो एनालिसिस है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम और फैक्टर्स देखें तो इसके पीछे एक फैक्टर्स नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, इसके पीछे कई फैक्टर है। सबसे पहले अगर आप रिसेंट में देखेंगे तो शायद काफी पहले से जो मैं देखते आ रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हो ही रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि ज्यादातर एबीवीपी का वर्चस्व रहा है और सभी जानते हैं एबीवीपी किसके कंट्रोल में है। तो अगर आप बीसी की नियुक्ति देखेंगे, ये आज से नहीं पहले से ही जो है आरएसएस माइंडेड लोग या जो है इनके ही लोग आपको दिखेंगे हर जगह। और अगर आप बीएचयू का देख लो, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख लो, कहीं की भी यूनिवर्सिटीज देख लो, आपको दिखेंगे यही लोग कंट्रोल यही करते हैं। और ऐसे ये एक बैकडोर एंट्री है, कहीं आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे नियुक्त किया गया है। ये सारे के सारे जो नियुक्ति है ये सब बैकडोर एंट्री चल रहा है। एक तो ये कारण है। और हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है या लोगों के पास उतनी पीएचडी नाम की डिग्री सबके पास है भी नहीं, और जिनके पास है वो बेचारे को दबाया जाता है क्योंकि उनकी संख्या नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी संख्या नहीं है। अगर हम बात करें ओबीसी में तो ओबीसी में बहुत कम लोग हैं। अगर ये रिजर्वेशन बाबा साहेब जी ने जो दिए सबके लिए किए, कुछ लोग वहां पहुंच तो गए लेकिन वो घूम फिर के उसी ब्राह्मणीकरण या मनुवादी सिस्टम में ढल जाते हैं। उनको लगता है कि बस अब हम मिल गए, धीरे धीरे होगा, लेकिन उनका प्रमोशन 1 या 2 स्टेज तक होता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ तो गेम हो गया है। तो वो उन्हें बाद में समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं। जब उन पे बीतने लगती है बात, तब फिर वो यहाँ वहाँ भटकते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और इसके पीछे का कारण हमारा जो है हमारे लोगों की संख्या सही ना होना, और हम अपने प्रिंसिपल्स और बाबा साहेब के वैल्यूज पे टिकना नहीं चाह रहे, ये हमारी कमियां है। दूसरी बात अगर हम देखें तो हमारे जो पॉलिटिकल नेता लोग हैं जिन्हें हम नेता मानते हैं वो हमारे नेता नहीं है। बाबरिया साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो दलाल हैं, और मैं भी यही मानता हूँ कि वो दलाल है, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो 10 साल के लिए दिया गया था। यहाँ तक कि जो है बाबा साहेब के परपौत्र राजरतन अंबेडकर जी ने भी यही कहा कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं, और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ये रिजर्वेशन जिस दिन हट जाएगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तब हमें पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पढ़ लिख के जो लोग वर्किंग क्लास है वो मेहनत से वहां पहुंचे अपने काबिलियत से,
लेकिन पॉलिटिकल क्लास जो रिजर्वेशन से या रिजर्व सीट से आ रहे हैं वो रियल गुलाम है। वो अपनी मलाई खा रहे हैं और जिन उनका काम चाहिए था कि वो अपने समाज के लिए, बात तो हुई थी रिप्रेजेंटेशन की, और फिर वो गांधी जी के बदौलत जो है आज हम सब लोगों को जो है भुगतना पड़ रहा है। क्यों? तो गांधी जी ने के साथ जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा राउंड टेबल में। हाँ जी सर, पूना पैक्ट। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हमें बाबा साहेब को जो करना पड़ा, क्योंकि झुकना इसलिए पड़ा क्योंकि गांधी जी को अगर कुछ हो जाता तो फिर समाज को भुगतना पड़ता, बस ये कारण है। तो उस चक्कर में जो है ये लोग जो है आज मलाई खा रहे हैं, वो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। और मैं कहीं ना कहीं एसटी के जो हमारे विधायक हैं, मैं उनको कहीं ना कहीं सैल्यूट करता हूँ। ज्यादातर वो जागरूक है और वो इतने नहीं बिके हुए जितने की मैं कंपेयर करूं कि हर स्टेट्स के एससी के विधायक हो चाहे वो एमपी हो, वो ज्यादातर ऐसे ही है। वो अपनी गुलामी कर रहे हैं पार्टियों की, बस वो बंदर के जैसे, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी कहाँ, वो एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम आते हैं ओबीसी, हमारा ओबीसी समाज को तो पहले हमारे ओबीसी समाज को तो पता ही नहीं है कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया। अभी तक तो उनमें ये जागरूकता पूरी तरह से आई ही नहीं है। उनको इसीलिए यूज किया भाजपा ने, और आज जो है कई लोग जो है जागरूक हुए भी हैं। वो अपने जो है जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जैसे लोग, ऐसे कई लोग हैं ओबीसी समाज से, और फिर वो सारे लोग जो है आके अपने वैल्यूज पे टिक रहे हैं और ये सारी जो डिफ्रेंसिएशन है वो उसे खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है काम करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो हमारा विल पावर है वो लोगों को डिमोटिवेट कर रहा है, लोगों को एक जगह आने नहीं दे रहा है। तो इसका कारण मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जागरूकता की कमी। लोग जो है अभी तक, कई लोग जो है एजुकेशन तो ले लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे कि एट्रोसिटी एक्ट, तो उन्हें समाज में फैलाया गया है कि एट्रोसिटी एक्ट तो एससी एसटी के लिए है, आप ओबीसी है, आप स्वर्ण हो, आप बड़े हो, ये एक्ट आप पे भी लगता है। तो ये जो खाई बनाई गई है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण लोग एक साथ नहीं आ पा रहे। और जितने ही लोग डिवाइडेड है उतने ही लोग जो है इसलिए आगे लड़ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए आप इसका जो डायरेक्ट अगर आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो ये आपको सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही नहीं, जितने भी जॉब है, जॉब इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ हर जगह जो है मुंह की खानी पड़ रही है और कहीं ना कहीं हम हमारी एकजुटता में फेल हो रहे हैं। तो अगर आप, अगर जैसे हर एक जन देख आपको दिखाई देगा अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, हजार संगठन बने हुए हैं और वो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल देखें हम पार्टीज की, पासवान जी को पकड़ लीजिए, आठवले जी को पकड़ लिए, ये सब क्या किए? इन्होंने बस अपने अपने स्वार्थ देखे। तो ये हमारे डाउनफॉल का कारण है और यही है कि हम जो है आज तक पिछड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम मनुवादी को कब तक बोलते बैठेंगे कि भाई इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब वो हम पे प्रश्न उठाते हैं कि आप लोगों ने इतने दिन तो ये मजा किए, लेकिन फिर आपके लोग ये आपकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल सही है। अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखें मनुवादियों के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोग ही जो है, जैसे अभी अगला एग्जाम्पल दूं तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उन्हें कौन आरएसएस ने यूज किया। अभी फिलहाल अगर मैं आपको बता दूं, रिसेंटली कोली कोली के नाम पे लोगों को क्षत्रियता, ऐसे हर एक समाज के लोगों को क्षत्रिय क्षत्रिय राजा पकड़ाया जा रहा है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? 1 बीघा जमीन भी नहीं होगी। तो ऐसे लोग भटके हुए हैं और लोग बस उसी में पड़े हुए हैं। मंडल कमंडल वाला सिस्टम जो 1990 में चला है वो अभी तक सक्सेसफुल है। अभी लोगों को राम मंदिर दिया जा रहा है। आप देखेंगे रिसेंट में यही बिहार सरकार है जिसे कहा जाता था कि वहां जंगल राज है, लेकिन आज आप देखेंगे आरजेडी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों ही जो है ओबीसी वर्ग से हैं। तो उन लोगों ने की पहल से आज के तारीख में कम से कम उन्होंने कुछ तो जॉब दिए। यहाँ तक कि आप देखेंगे यूपी के लोगों को जॉब मिल रहा है वहां पर, और लिए हैं, और लेकिन यूपी वाले को जॉब नहीं है और वहां के लोग जो है दूसरे स्टेट्स में भाग रहे हैं। ये स्थिति है यूपी की। गुजरात की अगर मैं एनालिसिस करूं गुजरात की, तो गुजरात में तो जॉब खत्म ही है, वहां पूरा बनियों का राज है। सिंपल सिंपल सी बात है। अगर आप गांव में चले भी जाएंगे, लोगों के पास जिनके पास पैसा है वो आपको फॉरेन में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जैसे मेरे कुछ मित्र हैं वो पटेल्स है या ये है, तो उनकी तो बात ही अलग है और वो लोग तो पहुंच ही जा रहे हैं, उनका तो खानदानी पैसा है। तो
मैं उनसे मतलब पता करता हूँ तो उनके गांव में वो लोग एक को दूसरे को ले जाते हैं, लेकिन रही बात अगर हम अपने गुजरात के ओबीसी को देखें या फिर एससी एसटी, उनकी बहुत बुरी हाल है, लेकिन लोग समझना नहीं चाह रहे। तो कहीं ना कहीं ये कमी हमारे लोगों में है कि हम हमारी एक पीढ़ी तो देख ले रहे हैं, लेकिन पिछले पीढ़ी को हम बता नहीं पा रहे हैं, और वो समझना भी नहीं चाह रहे हैं। वो यही देखना चाह रहे हैं कि जो मार्केटिंग हो रही है और जो चल रहा है, बस लोग उसी में शॉर्टकट लेने के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो समझ नहीं रहे कि ये लंबी लड़ाई क्या है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, ये जो बनिया व्यवस्था है, इनका जो बैक स्टेज है वो कितना मजबूत है। उनके पास जमीन है, जायदाद है, ये है, उनका कनेक्शन इतना मजबूत है। लेकिन ये जो एससी एसटी ओबीसी है, वो पता नहीं कब जागेंगे। और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा मुझे अगर दिक्कत है तो अपने ओबीसी वर्ग से, क्योंकि उन्हें इतना समय लग रहा है कि उनका हक किसने खाया है, क्या है, लेकिन वो अभी तक जो है जागरूक नहीं हो पा रहे। वो बस अपने से नीचे या फिर जो है एससी एसटी में ही पड़े हुए हैं। उनको लग रहा है एससी जो है बस ये आरक्षण ले रहे हैं, ये मुफ्त में 0 मार्क्स से आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ एक स्टेट की नहीं है, हर स्टेट। सतीश जी, मैं रोकता हूँ आपको। हाँ जी सर। गुजरात में सबसे कोई एक कम्युनिटी की आबादी है सबसे ज्यादा, तो वो कोली कम्युनिटी। जी सर, बिल्कुल। और कोली समाज है, गुजरात का कोली समाज, वो ओबीसी में आता है। तो गुजरात के हाँ सर, बाहर के बिल्कुल। जितने भी स्टेट है वहां पर शेड्यूल कास्ट में आता है। तो यूपी में हमारा राइट। कोली समाज है, ये शेड्यूल कास्ट में आता है ना। जी सर, हाँ। अच्छा, अपना जो कोली बिहार में समाज भी है यूपी में, एमपी, राजस्थान। मैं आपका सवाल रख दूं, फिर आप बोलिएगा। तो हाँ जी सर। गुजरात के जो सबसे ज्यादा ओबीसी में कोली समाज की आबादी है, तो कोली समाज को जो ओबीसी अपने आप को बोलते हैं, वो एससी से अपने को अलग समझते, ऊंचा समझते। तो एक कोली होने के नाते आप बहुत सारे स्टेट में भी रहे हैं, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात में भी, बड़ौदा में भी आपका घर है। तो आपको एक कोली समाज को क्या संदेश है कि हमें आपस में भाईचारा कैसे बनाना पड़ेगा, सभी एससी और एसटी और ओबीसी को हम लोग ये ऊंच नीच की भावना दूर करें। ये हमारा आइडियोलॉजी नहीं है, हमारा गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब की आइडियोलॉजी नहीं है, तो ये ब्राह्मण बनियों की आइडियोलॉजी है। तो कोली समाज के कोली होने के नाते हमारे गुजरात के कोली समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न रखा है आपने सर। तो अपने कोली समाज से मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो है एससी एसटी, ये कैटेगरी है, ये कोई जाति नहीं है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है, सबसे पहली बात। और ये कैटेगरी इसलिए बनी है, कैटेगरी जो है सामाजिक ताने बाना के कारण कैटेगरी में रखा गया है। तो हमारे जो कोरी कोली है, ये यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, ये सब जगह एससी में ही आते हैं। अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो ये एसटी में था, लेकिन अब कई लोगों को एसबीसी में डाला गया है। जैसे कि महादेव कोली है, आगरी कोली है, ऐसे कई सारे हैं। ये कहीं ना कहीं दिक्कत है कि सब अपने अपने गोत्र सिस्टम, मनुवादी सिस्टम में ढलते गए और अपने आप को डिवाइड करते गए। तो अगर है तो सभी एक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने जड़ को भूल गए। तो अगर आप अपने जड़ को भूल जाओगे तो फिर ऐसे ही डिवीजन में होगा। अगर जैसे मेरी स्थिति, अगर कल कोई मैं पैसा वो धनी बन जाऊं और मैं अपने समाज से अलग बन जाऊं, मैं बोलूं नहीं मैं ये हूँ वो हूँ, तो कहीं ना कहीं ये गलती मेरी है। तो ये मैं अपने आप में एक मनुवाद सिस्टम फैला रहा हूँ। तो ये हमें खत्म करना होगा। ये हमें कोरी कोली समाज में सबसे पहले ये खत्म करना होगा। अब जैसे मैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा कि गुजरात में ओबीसी में आते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि गुजरात में आज ओबीसी में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप वही द्वारका वाले रीजन में जाओ या कई और रीजन में, वो एसटी में थे पहले। लेकिन 2014 के बाद या 12 के बाद, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, तो द्वारका वाले रीजन के जो कोली है उन्हें भी ओबीसी में डाला गया है। तो ये जो एससी एसटी ओबीसी, ये अगर आपकी सामाजिक स्थिति अगर खत्म हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बना ही यही था कि आपको एससी एसटी ओबीसी किस आधार पे मिलेगा। ये पैसे के आधार पे नहीं था, ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, ये था कि सामाजिक कैसा पिछड़ा बनाया गया। एसटी को इसलिए दिया गया क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर रीजन या जंगल में भेजा गया, या वो पर्टिकुलर रीजन में एक साथ रहते थे और अपने कल्चर में। इसलिए अगर आप वो रिजर्व करके रखते हैं तब उन्हें जो है एसटी में रखा जाएगा, जिसे कहते थे स्केड्यूल्ड एरिया। तो इसलिए वो ट्राइबल वाला टर्म हम पर लागू होगा। और अगर मैं यूपी एमपी की बात करूं, वही ट्राइब जो है जब आप सिटी में आते हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं और फिर भी आपको सामाजिक उत्पीड़न सहना पड़ता है, तो उन लोगों को जो है एससी में डाला गया है। ये रिकॉर्ड में दिया गया है कि अगर हम ये पढ़े प्रॉपर,
कि एससी में कौन आएगा, एससी में कौन आएगा। तो ये जो बेसिस है, ये लोगों में पहली बात क्लियर है नहीं। तो ये पहले तो ये मेरा समझना होगा। सतीश जी, 1 मिनट में मैं जो सवाल यही है कि ये हाँ जी जो सर। लक्ष्मण यादव और रितु सिंह, ये हम्म, एक ओबीसी है। लक्ष्मण यादव वैसे ही ओबीसी का हम्म, तो बहुत प्रतिनिधित्व कम है, और रितु सिंह हमारे हम्म, एससी समाज की लड़की है। तो ये बंद करने के लिए ये अन्याय, अत्याचार और ये पार्शलिटी बंद करने के लिए हम लोगों को एक स्पष्ट संदेश दीजिए कि हमें, हमारा जो लोगो है, हमारे नेता तो कुछ नहीं करेंगे, तो मतदार है जो हम लोग है, जो भारत देश के रहवासी है, हम ओबीसी एससी एसटी, हमको क्या करना चाहिए? आप क्या जी मानते सर। हैं इसमें? जी सर, सबसे पहले हमें तो सिंपल समझना होगा कि एससी एसटी ओबीसी हम आज के हिस्से हैं। हम सभी मूल निवासी यहीं के हैं, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। ये तीनों तीनों को समझना होगा। जब तक ये तीनों में जो है समानता है, या फिर हम कहेंगे एक दूसरे के भाईचारा, लेवल पे, या मिक्सिंग नहीं करेंगे। मिक्सिंग इन द सेंस समरसता जिसे हम कहते हैं, ठीक है। भाईचारा, जब तक हम समरसता एक, नहीं, हाँ, भाईचारा। समरसता नहीं, समरसता तो ये भाजपा वाला गए, हम समानता की बात कर रहे हैं, वो तो भाईचारा बोलते हैं कि भाई हाँ हाँ सब जी सर, भाईचारा। सॉरी सॉरी। हाँ जी सर, सॉरी सर। हाँ, तो भाईचारा जब हम आपस में नहीं बनाएंगे, और सिर्फ भाईचारा वाली बात नहीं, अगर हम एक दूसरे में मिक्स होके बैठेंगे नहीं और एक दूसरे को समझेंगे नहीं कि हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, तब तक ऐसे बटे रहेंगे। और लोगों को ये समझना होगा कि एससी एसटी ओबीसी ये कैटेगरी है, ना कि जात है। तो एक नहीं नहीं, हमारा घूम। सतीश जी, एक और शब्द मैं अभी बीच में आपको रोकता हूँ। हाँ ये हाँ एससी जी सर, एसटी ओबीसी की आबादी तो 85% है। बिहार में जो जाति जनगणना बिल्कुल हुई, तो साबित हो गया कि बिल्कुल सर। 85% होने के बावजूद भी अभी ये हमारा समाज शासक समाज क्यों नहीं है? और शासक समाज नहीं है इसीलिए तो ये समस्या है। वोट हमारा बिल्कुल सर, ज्यादा, मगर बिल्कुल ये ब्राह्मण बिल्कुल। बनियों के हाँ, हम शासक बनाएंगे तो समस्या तो रहेगी ना। तो ये बिल्कुल शासक सर। बनाने के लिए हमारे समाज को आप क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, शासक बनने के लिए हमें यही करना होगा। ओबीसी हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। अब वो ओबीसी हो, एसटी हो, जैसे मैंने कहा, स्टेट में हर एक कोई अलग अलग हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें तो ओबीसी को बड़े भाई के नाते हमें समझना होगा कि ओबीसी बड़ा भाई है। और बड़े भाई को समझना होगा कि जितने भी छोटे भाई हैं, एससी एसटी, ये हमारे एकदम सगे, और ये हमारे क्लोज है, ना कि बाकी मनुवादी। जब अगर हम ये संख्या को पकड़ के चलेंगे तो हमें कोई भी ताकत हमें सत्ता से दूर नहीं रख सकता है। प्रॉब्लम यही है, मैं पहले से यही कहना चाह रहा हूँ सर, कि हम आपस में बटे हुए हैं। ओबीसी खुद अपने में बटा हुआ है, एससी खुद बटा हुआ है कई राज्यों में। और इसका कारण सिर्फ जात ही नहीं है या फिर कैटेगरी नहीं है। इसका दूसरा कारण है कि हम भाषा से बटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब जो है, इसे भूल जाना होगा, या फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, या एक दूसरे की भाषा जब समझेंगे तब हम नजदीक आएंगे। अगर हम गौतम बुद्ध जी के टाइम पे बात करें, तथागत बुद्ध जी के टाइम पे, तो तब हमारी जो भाषा थी वो थी पाली थी। और आज हमें जो क्या पकड़ाया गया है, देवनागरी और ये संस्कृत बताया जा रहा है। तो हम हमारी ओरिजिनलिटी से भूल गए, हमने वही पढ़ाया जो हमें पढ़ाया गया, गलत इतिहास। तो अगर हम अपने असली इतिहास और असली चीज पे पकड़ के रखेंगे, तब हमारे में एकजुटता हो पाएगी और हम शासक वर्ग बन सकते हैं। अगर हम बटे ओके रहेंगे ओके तो फिर। ओके जी सर। ओके, थैंक यू। मैं आपको बाद में एक और भी सवाल पूछूंगा। हमारे साथ धन्यवाद। के भी बाबरिया है। बाबरिया साहब, देखिए, ये लक्ष्मण यादव और रितु सिंह, ये उसकी पर्सनल लड़ाई नहीं है ना। ये तो सभी हमारा ओबीसी और एससी और एसटी की समाज की लड़ाई है। तो ऐसे अन्याय होते रहेंगे, हम लोग आवेदन पत्र देते रहेंगे, धरना करते रहेंगे, मगर ये सभी समस्या का जो मूल कारण तो वही है ना कि हम लोग शासक नहीं बने। अभी तक हमारे पास 85% वोट है, मगर फिर भी हम लोग शासक नहीं बने। हम लोग ये कहते हैं भाई, हमारे जो प्रतिनिधि तो जो नेता है, इसके सांसद है, धारासभ्य है, एमएलए है, तो वो लोग तो नहीं बोलेंगे, ये तो साबित हो गया है। तो अभी उसको कहाँ तक दोष देंगे? ये इतने साल से हम देख रहे हैं कि वो नहीं बोलेंगे, वो पार्टी में अपना जो कुछ है अपना घर भरते रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास विकल्प क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे लोग क्यों ऐसी जो ब्राह्मण बनिया पार्टी है उसी को शासक में लाते हैं? पहले जब इलेक्शन होता है, शासन उसको देते हैं, फिर उसी के सामने भीख मांगते हैं। तो इसका उपाय यही है ना कि भाई हम लोग खुद अपनी, जब तक शासन नहीं बनेंगे तब तक ये समस्या नहीं हल होगी।
डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा था ना कि भाई सभी समस्याओं की जो चाबी है वो शासन है, सत्ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे के.बी. बाबरिया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है जीवन भाई आपने, कि हम शासक नहीं है, इसीलिए ये सब समस्या है हमारी। ये लोग 5-6% है ब्राह्मण बनिए सिर्फ, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाई है, और सिस्टम के हथियार को ये लोग इस्तेमाल करके बाकी जो लोग हैं 90% से ऊपर जो लोग हैं उसके पर शासन कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम जो उन्होंने बनाई है, जब तक हम उसकी सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे और हम हमारी पैरेलल सिस्टम जो है नहीं बनाएंगे, तब तक हम जो है वो 90% हो या 85% हो, हम कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम को तोड़ने के लिए कोई भी अकेला व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, वो सिस्टम को नहीं तोड़ सकता। सिस्टम को तोड़ने के लिए सिस्टम डेवलप करनी पड़ती है। ये सिद्धांत जो है वो काशीराम साहब ने दिया। तो काशीराम साहब ने एक सिस्टम के सामने एक सिस्टम बनाने के लिए उसकी पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी। 25 साल तक उन्होंने जो है वो संगठन बनाया, एक सिस्टम डेवलप की, और उसी सिस्टम को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके उन्होंने ये संघर्ष, ये लड़ाई लड़ी, और वो कामयाब भी हुए। उसके जाने के बाद ये हमारी जो मूवमेंट जो थी, बहुजन जो राजनीति की मूवमेंट, वो काशीराम साहब के जाने के बाद बिल्कुल तितर बितर हो गई। आज हमारी जो काशीराम साहब की जो मूवमेंट है, वो जो जिस हिसाब से चलनी चाहिए इस हिसाब से नहीं चल रही है। इसी का ये नतीजा है कि ये ब्राह्मण बनिए हमारे पे राज कर रहे हैं, और उसके पर कोई लगाम नहीं है, उसके पर कोई अंकुश नहीं है। जिस तरह से काशीराम साहब जो है वो बोला करते थे कि कांग्रेस भाजपा को कौन रोकेगा, तो वो बोलते थे कि कांग्रेस भाजपा को काशीराम रोकेगा। तो आज जो है ये जो ब्राह्मण बनियों को कौन रोकेगा, उसके लिए कोई आवाज आज देश के अंदर नहीं है। काशीराम साहब चले जाने के बाद इतनी ताकत से, इतनी मजबूती से जो आवाज उठाते थे, ऐसे आवाज आज नहीं उठ रही है। तो हमें जब तक हम एक मजबूत सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम जो है ये इसमें परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है। अगर परसेंटेज से ही राज सत्ता पे कब्जा होता, तब तो ब्राह्मण बनिए जो है वो कभी कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो परसेंटेज है ही नहीं। 3% ब्राह्मण है, 2-3% ब्राह्मण बनिए है। कैसे ब्राह्मण बनिए 6% होने के बावजूद भी शासन कर रहे हैं? तो जो आबादी की बात जो है वो 85% हम बोल रहे हैं, 90% बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये आबादी का कोई मायने नहीं है। जब तक आप एक सिस्टम डेवलप करके उसी सिस्टम जो उन्होंने बनाई है उसका जो है मुकाबला करने के लिए, उसका जो जवाब देने के, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सामने सिस्टम तैयार नहीं करो, तो हम जो है वो, चिमन भाई आप जानते ही हो, आप भी साथ हो, इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, आप भी डेवलप कर रहे हो, तो आप तो ये बात को अच्छी तरह से जानते हो कि अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो हम एक बड़ी सिस्टम तैयार कर रहे हैं, और इस सिस्टम से ही हम जो है ये ब्राह्मण बनियों का मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि ये लोग जातिवादी लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बाकी 90% लोग जो है वो उसको इस देश के अंदर हिस्सेदारी मिले। उसकी जो ये मानसिकता वो ये बदलने वाले नहीं है। अगर उसकी मानसिकता हमारे बोलने से जो बदल जाती तो आज तक बदल गई होती।
क्योंकि ये जो हमारी डिमांड जो है, हमारे लोग जो चिल्ला रहे हैं, वो कोई आजकल से चिल्ला नहीं रहे। आप 1900 आप जो है वो 1925 जो है 21 में 21 से 25 5 साल तक रामास्वामी पेरियार ने, जब वो मद्रास के प्रेसिडेंट थे ये कांग्रेस के, तब उन्होंने हिस्सेदारी मांगी थी। ओबीसी एससी एसटी जो दबे कुचले लोग हैं उसके लिए हिस्सेदारी मांगी थी। तो वो हिस्सेदारी उन्होंने पहले 1921 में रखी कांग्रेस के अधिवेशन में। सबके सब जो है वो बहुमति जो है वो ब्राह्मणों की थी। तो ये रामास्वामी पेरियार की बात को वो लोगों ने नहीं स्वीकारा, नहीं माना। फिर उन्होंने 1922 में ठराव पास करने के लिए रखा, फिर भी वो ठराव पास नहीं हुआ। फिर वो ठराव जो है ओबीसी एससी एसटी की हिस्सेदारी भागीदारी का ठराव जो है वो 23 में रखा, फिर भी नहीं ये पास किया ये लोगों ने। उन्होंने 24 में रखा, 25 में रखा। जब 25 में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब रामास्वामी पेरियार ने ठराव रखा कि ओबीसी एससी एसटी लोगों को सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, तब ये लोगों ने लास्ट में ऐसा जवाब दिया कि आप जो है ये 40 लोगों का जो है 40 डेलीगेट जो है उसका सिग्नेचर करके लाओ, फिर कल आपका जो है वो अधिवेशन में हम देखेंगे। तो रामास्वामी पेरियार ने अगले दिन जो है वो रात को 40 के बदले 50 डेलीगेट कांग्रेस डेलीगेट के सिग्नेचर लेके वो ठराव जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में रखा। तब ये लोग शोर बकोर करने लगे, बूम बराड़ा करने लगे। तब जाके रामास्वामी पेरियार ने वो ठराव जो है वो अधिवेशन में उसके सामने ही फाड़ दिया। और जाते जाते कहते गए 40-50 लोग जो थे उसके साथ, वो कांग्रेस के अधिवेशन को छोड़ के ही, चालू अधिवेशन को छोड़ के निकल गए और जाते जाते ऐलान करते गए कि ये ब्राह्मणों की पोषक कांग्रेस जिसके मालिक ब्राह्मण बनिए हैं उसको मैं तमिलनाडु से नेस्त नाबूद कर दूंगा और यही मेरा जो है वो लक्ष्य रहेगा। इस ऐसा बोल के वो कांग्रेस के अधिवेशन से निकल गए। इस बात को, इस घटना को आज 100 साल पूरे हो जाने रहे। ये 21 से लेके आज 23 चल रही है, 102 साल हो गए। रामास्वामी पेरियार ने मांगा, ज्योतिबा फुले ने मांगा, बाबा साहब ने मांगा, काशीराम साहब ने मांगा और आज कई संगठन हमारे लोग जो है वो मांग रहे हैं। लेकिन ये जो है ये नालायक और बेईमान लोग जो है, वो जातिवादी लोग जो है, उसको ये लोग जो है बिल्कुल जो है बात को जो है स्वीकारते नहीं है। क्यों नहीं स्वीकारते? ये तो 3-4%, 5% ये, फिर भी ये लोग क्यों इतना अकड़ के बैठे और क्यों इतनी इसकी हिम्मत है उसके पास? उसके पास इसीलिए हिम्मत है क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाई है और हमारे लोग जो है उसके साथ जो काम कर रहे हैं वो उसकी सिस्टम में घुस के काम कर रहे हैं। उसकी सिस्टम में हमारे लोग जा तो सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन उसकी सिस्टम से हमारे लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते और उसकी सिस्टम में जाके बाबरिया जी मैं आपको रोकता हूँ। मैं एक तो सवाल पूछता हूँ कि अगर ये कांग्रेस और भाजपा एक सिस्टम है तो आप लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मीन्स के एक सिस्टम बनाई है। गुजरात में जो कोली धर्मसिंह धापा है उसके नेतृत्व में आप सब ने मिलकर एक व्यवस्था परिवर्तन पार्टी बनाई। तो आपकी व्यवस्था परिवर्तन पार्टी का क्या एजेंडा है कि भविष्य में ऐसी कोई समस्या न रहे, ओबीसी एससी एसटी को अपनी जो आबादी है आबादी के मुताबिक भागीदारी मिले सभी जगह पर, कोई भी बाकी नहीं रहे, तो हमारा जो भाग का है वो हमें खाने को मिले। तो इसके लिए वीपीपी के राष्ट्रीय कन्वीनर होने के नाते आपका पार्टी का क्या एजेंडा है? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो देख रहे हैं कि भाई वीपीपी आएगी तो क्या करेगी, ये आप बताइए हमारे लोगों को।
व्यवस्था परिवर्तन पार्टी जो मैंने आपको बताया जीवन भाई कि उसके सामने आप सिस्टम बना के ही लड़ सकते हो, तो ये व्यवस्था परिवर्तन पार्टी एक सिस्टम का हिस्सा ही समझ लो आप। ओबीसी हक अधिकार जागृति अभियान देख लो हमारा, कल हमारा युवा संगठन देख लो, और हमारे जितने भी संगठन है वो सब एक सिस्टम का ही हिस्सा है। तो व्यवस्था परिवर्तन पार्टी जो है वो खुले तौर पे बोल रही है कि ये जो 2-3% लोग जो है ब्राह्मण मनियों ने जो हर जगह पे जो कब्जा किया हुआ है, उसका कब्जा जो हम सत्ता पे आके हम खाली करवाएंगे। हम हमारे लोगों को नहीं, उसको जो जहां जहां लोगों ने जो है लोगों ने ज्यादा कब्जा किया है, अपनी आबादी से ज्यादा है, वो सब कब्जा खाली करवाएंगे। और ओबीसी, एससी, एसटी, अरे राजपूत क्षत्रिय समाज को भी ये लोगों ने नहीं दिया है, उसका हिस्सा भी ये लोग खा रहे हैं, पाटीदारों का हिस्सा भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओबीसी, एससी का, एसटी का खा रहे हैं। ये दोनों लोग जो है वो पूरे देश के लोगों का हिस्सा खा रहे हैं। जिस दिन ये देश के सब लोग जान जाएंगे कि ये दोनों ही जो है हमारे सभी समस्या की जड़ जो है हमारे हिस्सेदारी हड़पने वाले यही लोग है, वो यही लोग जो है समझते नहीं है। और जब ये समझ जाएंगे हमारे लोग 95% लोग, तो व्यवस्था परिवर्तन पार्टी तो खुले तौर पे बोल रही है कि हम जो सत्ता में आके ही जो है इस व्यवस्था को हम बदलेंगे। तुमने जो है लूट की व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण मुनियों की पूरी व्यवस्था बनाई है, जिस तरह से अंग्रेजों के शासन में ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी बना के अंग्रेज लोग शासन करते थे, ऐसे ही आज की डेट में देखो तो ये ब्राह्मण मनिये जो है वो अदानी अंबानी जैसी कंपनियां बना के कंपनी राज स्थापित करके हमारे देश पे शासन कर रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं। ये ब्राह्मण बनियों की लूट है। ये कंपनी तो सिर्फ नाम की है, उसके सब के सब डायरेक्टर देख लो आप कौन है, सब के सब डायरेक्टर वही लोग है। ये मोदी सरकार जब से आई है 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपये जो है उन्होंने बैंकों के लोन के रूप में जो माफ कर दिया, वो उसके जो कंपनी के रुपये माफ किए उसको उसके डायरेक्टर देख लो, कंपनियों के नाम देख लो, सब के सब वही लोग है। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी पहले लूटती थी, आज जो है वो अदानी अंबानी के नाम पे ये ब्राह्मण बनिए इस देश को लूट रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन पार्टी ये लुटेरों की जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करेगी, उसको बिल्कुल जो है वो उल्टा कर देगी। मैं बोलता हूं उसको व्यवस्था परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के नाते कि आप जितना भी इस देश पे कब्जा करना है कर लो, हम जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन 1 महीना भी नहीं लगेगा, पूरा का पूरा हम उल्टा करके रख देंगे। ये कोई 1-2 जातियों के बाप का देश नहीं है। ये क्षत्रियों ने इस देश को जो राजा रजवाड़ा थे, वो राजा रजवाड़े जो थे वो कोई 1-2 जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने अर्पण नहीं किए थे। उन्होंने देश की जो है ये देश की सभी जो आबादी है, दबे कुचले जो लोग है, वो सबके उत्थान के लिए उन्होंने अपना जो राजपाट जो था, धन दौलत जो थी, वो सब कुछ उन्होंने इस देश को अर्पण कर दिया। अगर वो अर्पण नहीं करते तो क्या करते हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये 5% लोग जिसके पास जो है वो कोई व्यवस्था नहीं है, उसके पास कोई आर्मी, फिर भी हम उसको खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर क्षत्रिय लोग नहीं देते तो क्या करते। लेकिन वो लोगों ने इतनी उदारता दिखाई, मानवता दिखाई, और इस महान राष्ट्र के निर्माण के लिए क्षत्रियों ने इतना बलिदान देके सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी उसको भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी कोई नहीं मिल रही है, क्षत्रियों को भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जातिवादी लोग जो है वो यही चाहते हैं कि हर जगह पे हम ही ऊपर होने चाहिए। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी ये पूरी व्यवस्था बदल के रख देगी। इसीलिए ही तो उसका नाम, पार्टी का नाम भी व्यवस्था परिवर्तन रखा हुआ है, और ये व्यवस्था को हम जरूर बदलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता जागेगी, और ये मैसेज जो है वो जनता, हमारे हर युवाओं के घर पे मैसेज जाएगा
कि व्यवस्था परिवर्तन पार्टी ये ब्राह्मण बनियों की जो लूट की व्यवस्था है, उस लूट की व्यवस्था को बदलने के लिए मैदान में आई हुई है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। और एक ब्राह्मण बनियों की लुटेरों की व्यवस्था जो है उसको हम बदल के रखेंगे। चिमन भाई, ये व्यवस्था परिवर्तन पार्टी का मुख्य एजेंडा है। ओके, थैंक यू बाबरिया साहब। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश भाई, देखिए, ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु सिंह का ये मामला है, तो ऐसे तो चलता रहेंगे। हम सभी लोगों का बच्चे जो है, हमारे भाई बहन है, उसके साथ भी ये हो सकता है। तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है। हमारे तो जो नौकरियों में हमारा कुछ प्रतिनिधित्व नहीं है, जितनी हमारी आबादी है, वो खास करके ओबीसी का। और वैसे भी ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो हमारा जज नहीं है, शासन प्रशासन पर हमारा कब्जा नहीं है, तो ये सभी जगह पर हम लोग नहीं है। तो ये सभी समस्याओं का जो हल हमें कैसे ढूंढ, हमारे जो मतदार लोग हैं, हम जो आम इंसान है, उसको हम क्या कहेंगे कि हम क्या करेंगे तो ये परिवर्तन होगा। व्यवस्था हमें बदलनी है, मगर ये बदलने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। जो बाबरिया साहब ने बताया कि वो जो राजकीय पार्टी चल रहे हैं वो अपने फायदे के लिए चला रहे हैं, तो हम लोगों ने भी अपनी पार्टी बना ली है, हमारे लोगों ने बनाई है। तो आप हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहते, माननीय सतीश कोरी जी? धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। सर, जैसे मैं कह रहा था, मैं एक्चुअल में इतिहास में नहीं जाना चाह रहा था। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर हम बाबा साहेब को समझे तो ये सारा चीज हमें किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है। बाबा साहेब ने सबसे पहले RSS आज जो कर रही है, हिंदू महासभा के नाम से जो भी चल रहा है, राइट, या उन्होंने हिंदू महासभा किया, या आज जो RSS कर रही है, अगर आप देखेंगे सबसे पहले बाबा साहेब ने स्टार्ट किया था। उन्होंने जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे एकजुटता के लिए, ठीक है, हमारे लोगों को शिक्षित करने के लिए सब कुछ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाए थे, बाद में उन्होंने उसको बैकवर्ड क्लास बनाया, या फिर डिप्रेस, पहले शेड्यूल कास्ट नहीं था, वो डिप्रेस क्लास के नाम से स्टार्ट किए थे। बाद में उसे जो है उन्होंने जो है बैकवर्ड क्लास के नाम से उसे आगे लेके गए। तो बाबा साहब का विजन बहुत पहले ही ये था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले 1920 में स्टार्ट किया था ये सबको एकजुटता लाने के लिए। या फिर जैसे आप देखेंगे कि ये जो व्हाइट पोशाक पहन के करते हैं ना, जैसे बसपा वाले, ये सब पहले चल रहा था साहब कांशीराम जी के समय पे, लेकिन मायावती जी ने जो है पूरा कैडर खत्म कर दिया और कुछ नहीं किया। तो बात यह है कि मैं ना अभी पीछे जाके जो है बुराइयां नहीं निकालना चाह रहा हूँ, या जो गलती हुआ है उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर अब हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, तो हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है। पार्टियां कोई किसी की नहीं सुन रही है, या हर एक जन अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में एक स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल सेटअप करना होगा। बाबा साहेब की ने जो स्टार्ट किए थे, वैसे हमें एक एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना होगा। अगर हम छोटे स्तर पे शुरू करें, जैसे कि गांव में शुरू करो, एक गांव में एक सक्सेसफुल उसको करके दिखाओ, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एक आपने कुछ जो लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में थे, उन लोगों को 4-5-10 लोगों को मिलके, जरूरी नहीं है कि आपको चंदा दिया जाए, आपके पास जो भी जगह है, जो भी है, उसमें आप अपने आस पड़ोस को, या फिर जो है कुछ लोगों को आगे पढ़ने की साधन दीजिए, या फिर ये उसमें आगे बढ़ाइए। फिर उसी को जो है बेस मॉडल रह के जो है प्रचारित करके आपको और लोगों को एक साथ लाना होगा। तो यही बाबा साहब ने जो है इंस्टीट्यूशन खड़ा किए थे। लेकिन ये जो कांग्रेस ने जो है अपने ही लोगों को लड़ाने के लिए खड़ा कर दिया था, उसमें एक काजरोलकर नाम का था व्यक्ति, वो उन्हीं के अगेंस्ट खड़ा किया गया। तो ऐसे बात यही है कि घूम फिर के इतिहास आती है, लेकिन मैं इतिहास में जाना नहीं चाह रहा हूँ। हमें इतिहास से सीखना है कुछ, और सीख के भले ही हम 2 कदम या 2% को भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं, 2% लोगों को भी अगर हम जो है विचार चेंज कर सकते हैं, तो वो अपने प्रिंसिपल से नहीं हिलेंगे। हमारे लोगों में कमी यही है कि प्रिंसिपल्स। तो अब मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे पे, असली प्रश्न पर, कि ये चलता रहेगा, इसे कैसे किया, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें अपने लोगों को जो है इकट्ठा ला के उनको जो है छोटे छोटे कैडर बेस्ड, आजकल ऑनलाइन जैसे आप ये माध्यम बहुत अच्छे से यूज करके ऐसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि कई लोग
कुछ गिने चुने लोग ही जुड़ते हैं। लेकिन ये जो है, ये शिक्षा अगर लोगों में फैलाई जाए कि असली मुद्दा क्या है, असली मुद्दा आपको हिंदू मुस्लिम ये नहीं है, असली मुद्दा है कि आपने हिंदू मुस्लिम हमारे पूर्वज ने देख लिए, अब आगे कैसे करना है, उसे मेंटेन कैसे करना है, अपने आप को कैसे सुधारना है, वो हमें सोचना होगा। अगर मैं फिर से एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण बनिया जो है वो आपको घूम फिर के धर्म में ब्राह्मण बनिया एग्जाम्पल ही दिखाता है कि ब्रह्मा ने ये किया, उन्होंने ये किया, सब कहानी बनाया है पुराण। तो हमें भी ऐसी कहानियां जो है रियल हुआ है उसे प्रॉपर जो है कंपाइल करके सिखाना होगा लोगों को। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि घूम फिर के आज के तारीख में आप महाराष्ट्र में देख रहे होंगे मराठा रिजर्वेशन चल रहा है। ये मराठा कुणबी थे, लेकिन नहीं, इन्हें बताया गया कि मराठा अलग है। अब वो उन्हीं के नेता उनको आपस में बांट रहे हैं कि हम 96 कुली जो है वो मराठा अलग है, कुणबी अलग है। और इसके पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर जो है तब पंजाब राव देशमुख को लेके जो है वहां के लोगों को रिजर्वेशन दिए। तो अगर आप बिदर के मराठा को देखोगे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन घूम फिर के बात वही आती है कि हम आपस में बटे हुए हैं। जब आप आपस में बटे हुए हैं तो फिर एक कमी हमारी है, हमें अपने आप को जागरूक करना होगा, हमें आपको अपने असलियत पे रहना होगा। तो बात यही आती है घूम फिर के कि प्रिंसिपल्स, अब ये प्रिंसिपल्स लाया कैसे जाए, हमें किसी को कन्विंस करना है तो पहले प्रूफ के साथ कंपाइल करना होगा, कंपाइल करना होगा। हम कहीं ना कहीं इतिहास में कमजोर हैं, और हमें लोगों को आज के तारीख में क्या है कि शॉर्टकट चाहिए, पैसा चाहिए, और वो अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके पीछे भागेंगे। जो हारा हुआ है या जो फेलियर है, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल लोगों का ये काम बनता है, काम है या धर्म है, इसी को धर्म मानिए। जैसे आप जैसे लोग हैं, बाबरिया सर जी जैसे लोग हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बस वही है कि कंपाइल किया जाए। मुझे पता है कि चिमन सर जी काफी बुक्स लिखते हैं, लेकिन यही जो बुक्स है अगर लोगों में प्रचार किया जाए और कैडर बेस में फैलाया जाए असली क्या है, और उसमें से लोग अगर सीखे नए जनरेशन के। और बात यही है कि दूसरा बात यह आ जाती है कि हमारे लोग हैं गरीब, तो अब गरीब को कितने दिन तक वो घूम फिर के उनको जो है 4 दिन के बाद नौकरी करने जाना है। तो सिंपल सा एक डायलॉग है, लोग कहते हैं भरा है पेट तो जहां जगमगाता है, खाली है पेट तो ईमान डगमगाता है। तो जब तक हम ये प्रिंसिपल पे या इसकी असलियत पे जाके प्रॉपरली वो काम नहीं करेंगे, लोग है ना अपने प्रिंसिपल से ऐसे भटकते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो गरीब समाज है हमें उनको भी लेके चलना है, लेकिन गरीब समाज को अपने साथ पकड़ के रखने के लिए ये जो विकसित समाज अपने लोग में से है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिक्कत मुझे ये है कि हमारे लोग जब पढ़ लिख के आगे निकल जाते हैं तो वो अपने लोगों को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को पकड़ना होगा जो हम लोग आगे बढ़े हैं, लाइक माइंडेड पीपल जिसे कहते हैं। लाइक माइंडेड का काम है कि आप कैडर बेस पे या फिर जो है अलग अलग जो संगठन, जैसे आप एक मेहनत कर रहे हैं कि सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं है, अपने संगठन ओबीसी तक सीमित नहीं है, ओबीसी में कई अलग अलग जातियां हैं, उनको इकट्ठा लाना होगा। वही हाल एससी एसटी को भी लाना होगा। जब हम एकजुट नहीं हो पाएंगे तब तक हम इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात आती है सिस्टम की। तो ब्राह्मण बनियों का जो सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत है, उनके पास मंदिर है, वो रोज जाके फ्री में वहां पे एकजुट होके अपनी चर्चा करते हैं। हमारे पास ऐसे कोई एक भी जगह है बताइए, नहीं मिलेगा किसी के पास। भले हम ओबीसी वर्ग को कहें कि हम ये है वो है, लेकिन बट के सब कोई कुछ नहीं है। वही हाल एससी का है और वही हाल एसटी का है। मैं लेकिन एसटी में फिर भी देख रहा हूँ कि अपने जो ट्राइबल में है वहां पे एकजुटता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति को अपना, प्रकृति के हिसाब से वो रियल धर्म मानते हैं। वहां कहीं ना कहीं वो उनका प्रिंसिपल्स बहुत उनको अपने प्रिंसिपल्स में जो है कमी नहीं दिखाई दे रही, या वो अपने प्रिंसिपल से इस मामले में नहीं भटके हैं। लेकिन जो ये सब ट्राइब से निकले हुए जो शहर में आके आज एससी कहला रहे हैं या जो भी है, ये लोगों में प्रिंसिपल्स नाम की चीज खत्म हो गई। मैं खुद एससी समाज से आता हूँ आज के तारीख में, कि यूपी से बिलोंग या जो एंसेस्ट्रल है, लेकिन असलियत यही है कि प्रिंसिपल्स नहीं है। अगर हम अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहे तो हम जो है एक लाइक माइंडेड पीपल एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म पे आके चेंजेस ला सकते हैं। वो बात अलग है कि जो हजारों साल से चलती आई है सिस्टम, उसको हम 2 दिन या 10 साल में नहीं कर सकते। लेकिन जिसे कहते हैं बेबी स्टेप्स, तो हमें छोटा छोटा कदम ला के हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम बड़ियों से ही सीखना चाहें या क्यों ना हम ब्राह्मणों से ही सीखें, वो हमारे सिस्टम में घुस के वो उन्होंने ही कहानी चेंज लिखे और आज वो हमें ही पढ़ाए। क्या किसी ब्राह्मणों का एक भी इतिहास में आज वो इतिहास बताते हैं कि हमारे लोग
ये ऋषि थे, वो थे। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं ऐसे किया, उन्होंने एडिटिंग किया, फर्जी कहानियां फैलाए और वो आगे सक्सेस हुए। तो हमारे लोग के पास तो असली कहानियां, असली चीजें बतानी है, तब से लेके अभी तक। तो अगर हम कंपाइल करके बताएंगे नहीं तो हमारे पास कहीं ना कहीं हम लोगों को मतलब सतीश जी, कन्विंस नहीं कर पाएंगे। एक मिनट मैं रोकता हूँ आपको। तो आपका कहना वही है ना कि जो हमारे महापुरुष हुए, गौतम बुद्ध है, संत कबीर है, ज्योतिबा फुले जी है, सर। चेटिया रामास्वामी है, डॉक्टर जी बाबा सर। साहेब आम्बेडकर है, माननीय हम्म। काशीराम साहब, जो हमें गोल गोल घुमाकर बात नहीं करनी है, सीधी बात करो कि भाई ये हमें उसकी विचारधारा पर चलना है और कुछ नहीं करना है। अब जी सर, शॉर्टकट बिल्कुल में बिल्कुल, हमें उन तो आपका कहना वही है ना कि हम हमारे महापुरुष की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, हमें उस पर चलना होगा। ओके सतीश जी, जी सर, हमारा धन्यवाद। कार्यक्रम भी अब समय हो रहा है, तो हमारे साथ केबी बाबरिया जी जुड़े हुए। बाबरिया सर, आपको में ये सभी समस्या है, तो समस्या तो हमें दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। मीन्स के हमारे सिस्टम भी बनी है। तो लास्ट 2 मिनट में हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज है, उसको आपका क्या संदेश है कि सिर्फ ये यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव या डॉक्टर रितु सिंह का मामला नहीं है, पूरे समाज में इतनी तो लाखों समस्या है। तो सभी समस्या दूर करने के लिए हम लोगों को, हम लोग, गरीबी उसमें कोई कारण नहीं है, गरीब को भी वोट देने के लिए पैसे को देने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहेब ने हमको सबसे बड़ा जो हथियार दिया है शासक बनने का, वो डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा था ना कि आपकी दीवार पर लिख कर जाओ, लिख दो कि हम इस देश के शासक हो गए। तो हमारे लोगों ने लिख दिया कि ब्राह्मण बनिया शासक हो गए, तो कैसे हम हमारा उद्धार होगा। तो केबी बाबरिया जी, लास्ट 2 मिनट में आपका संदेश हमारे समाज को क्या है वो बताइए। चिमन भाई, लास्ट संदेश यही है। मैंने अभी हमारी जो 1 घंटे से पूरा जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, जो डिबेट चल रही थी, उसमें हमने पूरा यही बताया कि जब तक हम लोग सिस्टम बना के इसके खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे और हर व्यक्ति अपने तहसील या डिस्ट्रिक्ट या मोहल्ले पे छोटे मोटे काम करते रहेंगे, लेकिन एक योजना के नीचे, एक झंडे के नीचे आके पूरी एक बड़ी जो सोची समझी, जिसको बोले रणनीति बोलते हैं, ऐसी रणनीति तैयार करके, लंबे अरसे की रणनीति तैयार करके जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक हम जो है उसका मुकाबला ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको जो है वो सिस्टम को डेवलप करके हमको ये लोगों का मुकाबला जो है वो मुंह तोड़ जवाब उसको देना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लोग जो है, मैं जे 6-7 साल से जो धर्मसिंह भाई धापा और आप चिमन भाई, आप भी तो साथ में हो ही, अब हम सब लोग जो है 6-7 साल से काम कर रहे हैं। तो 7 साल में हमने ये महसूस किया कि जो हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, काफी बात समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे हैं। आज से 7 साल पहले उसको जो जानकारी नहीं थी, वो आज काफी जानकारी उसको मिल चुकी है। तो ये जो लोग सबके सब जो है वो जुड़ रहे हैं। तो हम जुड़ के हमारा हमारे पास जो छोटा मोटा जो धन है, हमारे जो साधन है, वो संसाधनों का उपयोग जो है वो हम इस आंदोलन में यूटिलाइज करके हम एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए काशीराम साहब ने जो हमें बताया कि हमारे छोटे छोटे संसाधनों को हमें बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करना होगा, तभी हम जो है इन धनवानों का मुकाबला कर पाएंगे। तो हमें, हमारे छोटे छोटे जो लोग हैं वो धनवान नहीं है, लेकिन इतने भी वो गरीब नहीं है कि भाई वो 25-50-100 रुपया नहीं निकाल सके। तो हमें छोटे संसाधनों का उपयोग करके एक बड़ी जो है, एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम एक बड़ा संगठन तैयार कर रहे हैं और ये हमारी सेना तैयार होगी। उसके बाद हम जो है उसका मुकाबला करने के लिए उसको ऐलान करेंगे और हम ये मुकाबला पूरी ताकत के साथ उसके सामने लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है चिमन भाई। ओके, थैंक यू। तो साथियों, आज का जो कार्यक्रम है आपने सबने सुना। तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव
और ये डॉक्टर रितु सिंह, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसी तो हमारी बहुत सारी समस्या है। तो ये सभी समस्या कब खत्म होगी कि जब हम लोग हमारे जो महापुरुष है उसके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो माननीय काशीराम साहब है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, ज्योतिबा फुले है, पेरियार रामास्वामी है, तो इसने तो एक रास्ता बनाया हुआ है, हमें सिर्फ उस पर चलना है। और हम जब माननीय ज्योतिबा फुले ने कह रहे थे, बाबा साहब कह रहे हैं कि ये जाति सिर्फ अभी अभी तो ये आरएसएस के जो प्रमुख है ना मोहन भागवत, उसने भी बता दिया कि ये जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई, ईश्वर ने नहीं बनाई। तो मतलब तो ये तो 150 साल पहले हमारे ज्योतिबा फुले कहे गए थे। तो ये जातिवाद हमें खत्म करके आपस में जो बीसी एससी एसटी है उसमें भाईचारा बना के हम लोग देश के शासक बनेंगे तो हमारी सभी समस्या खत्म होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो लक्ष्मण यादव और ये रितु सिंह के साथ जो हुआ वो हमारे बच्चे, हमारे भाई और हमारे कोई बहन के साथ न हो आगे। तो इसलिए ये काम और कोई नहीं आएगा करने के लिए, ये भाजपा या कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, ये तो हमारा अनुभव कहता है। तो इसको कौन करेंगे? तो हम लोगों को करना पड़ेगा ना। तो ये सभी हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के युवा है, सभी को ये पॉलिटिक्स में राजकारण में सक्रिय रस लेना पड़ेगा और हम लोग कैसे शासक बने उसके लिए चिंतन मनन करना पड़ेगा। और यही करेंगे तो जो डॉक्टर बाबा साहब ने हमने वोट का अधिकार दिया, तो ये हम उसी अधिकार, उसी हथियार से हम देश के शासक बनेंगे। तो ये सभी हमारी समस्या होगी, खत्म होगी। साथियों, ये फेसबुक में जितने भी लोग जुड़े सबका आभार। आप जितने भी लोग ये देखे तो हमारे समाज के जो और लोग हैं उसको ये बताइए कि भी ये वीडियो अभी तो फेसबुक में पड़ा रहेगा तो वो दिखाए। कल ये वीडियो झलकारी टीवी जो हमारी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें ये पूरा का पूरा वीडियो अपलोड होगा। और ये झलकारी टीवी पर ऐसे 200-250 वीडियो पड़े हैं, तो खास तो गुजराती में पड़े हैं, मगर ये हमने हिंदी में बनाया है कि पूरे भारत में हमारे लोग जो ओबीसी एससी एसटी के लोग देख सके। तो ये झलकारी टीवी में ये वीडियो पड़ा रहेगा। तो हमारे जितने भी जो भाई बहन हैं वो सभी अपने घर में अपने भाई बहन और रिश्तेदार और सगा संबंधी और मित्रों को ये दिखाए कि भाई हमारी समस्या हमें दूर करनी है, तो क्या कैसे करेंगे। तो ये जो सभी वक्ता बोल रहे थे ये सब जानकारी शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मित्रों, ये कार्यक्रम अब हम खत्म करते हैं।